हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। तो आज हम समझेंगे जो भी हमारे ऊपर ब्रिटिश सत्ता ने शासन किया था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, कि कैसे उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था और फिर वो किस उद्देश्य से आए थे। तो हम उसको दो पार्ट में बांट के सीखेंगे। एक तो कंपनी के शासन को, जो कि 1773 से 1858 तक का था, और एक सम्राट का शासन जो कि 1858 से 1947 तक का था। तो आज हम कंपनी के शासन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेंगे कि कब आए अंग्रेज़। तो वो अंग्रेज़ हमारे यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 में आए थे, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की अनुमति के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने 1608 में जब कंपनी भारत आई और धीरे धीरे सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे स्थानों पर फैक्ट्रियां और अपने कारोबारी केंद्र स्थापित करने लगी। इस समय तक कंपनी केवल व्यापारिक संस्था थी, मतलब कि 1600 से 1757 तक जो कंपनी थी वो केवल एक व्यापारिक संस्था थी, जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उनका शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर आता है 1757 का समय, जबकि होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हरा दिया। मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और इधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। और यहीं से उन लोगों की दिलचस्पी भारत पे शासन करने की बढ़ने लगी। और यह युद्ध, जो प्लासी का युद्ध था, वो कंपनी शासन की पहली सीढ़ी बना। यहाँ से अंग्रेज़ों ने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर सत्ता पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। मतलब कि अब उनका उद्देश्य सिर्फ भारत में व्यापार करना ही नहीं, बल्कि अब भारत को अपना गुलाम बनाना भी था और भारत पे शासन करना भी था। फिर आता है 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का था, और शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुग़ल सम्राट था, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई की। अंग्रेज़ों का उस टाइम से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इधर से बंगाल से मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला अवध से थे, और शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट थे। इन तीनों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति निर्विवाद हो गई, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए इस शासन के बाद, मतलब इस युद्ध के बाद। फिर 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद एक संधि होती है जो कि इलाहाबाद में होती है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जो कि 1765 में होता है। यह संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दीवानी अधिकार देने के लिए किया था, जिसमें उन्होंने कंपनी को, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार दे दिया। अर्थात उन्हें राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हो गए। अब सिर्फ कंपनी व्यापारी नहीं रही, बल्कि प्रशासक यानी शासक शक्ति की भी भूमिका में बन गई। यहाँ से कंपनी शासन की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। मतलब अगर कहा जाए कंपनी शासन की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है, तो वो 1765 इलाहाबाद की संधि के पश्चात। अब हम समझेंगे कंपनी के शासन को, जो कि मतलब अलग अलग एक्ट के थ्रू कंपनी ने शासन किया इंडिया पे। तो अब हम समझेंगे उन अलग अलग एक्ट को, कि हर एक एक्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम अभी 1773 से 1858 के टाइम पीरियड को समझेंगे। तो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। ये इसलिए आया था क्योंकि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक और आर्थिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। मतलब कि ये एक्ट इसलिए आ गया था क्योंकि, मतलब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार दिखने लगा था, और इसमें प्रावधान किए गए कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी नियुक्त किया गया। मतलब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी नियुक्त किया गया।
और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हुआ कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन आ गई, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियाँ जबकि इससे पहले जब भी मतलब 1773 से पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इसके पश्चात मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और इसी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे, जो कि 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व ये हुआ कि ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण किया। मतलब इससे पहले जो भी ब्रिटिश संसद थी उसने कंपनी के कार्यों पर ध्यान नहीं देते थे, मतलब नियंत्रण नहीं रखते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू अब ब्रिटिश संसद थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है 1784 का यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें ये मतलब इसलिए आया था क्योंकि संसद ने कंपनी पर और अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश करना चाह रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब नियंत्रण कमज़ोर हो रहा है, तो इसलिए उसने और ज़्यादा नियंत्रण करने के लिए ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया। अब हम समझेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। मतलब कंपनी के जो राजनीतिक काम थे और वाणिज्यिक काम थे उसको अलग कर दिया गया था। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय बनाया गया, जो कि भारत मामलों की देखरेख हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो कि 6 सदस्यीय थी। और जैसा कि हमने बताया कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल नाम मात्र की शक्ति रही, असली सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में आने लगी। मतलब यहाँ से अब जो भी हमारी इंडिया पे शासन करने की पावर थी वो बस नाम केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था, लेकिन वो धीरे धीरे ब्रिटिश संसद के थ्रू होने लगा था। फिर आते हैं 3 चार्टर एक्ट की बात होती है, जो कि है 1813 का, 1833 का और 1853 का। 3 चार्टर एक्ट आते हैं। तो अब हम समझते हैं कि पहले चार्टर एक्ट 1813 में क्या प्रावधान थे। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, सिवाय चीन और चाय व्यापार के। और चार्टर एक्ट 1813 में ही कानून मतलब इसी कानून के तहत भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। इस एक्ट के थ्रू ही मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति प्रदान हो गई तथा भारत में शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए देने का प्रावधान कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू ही भारत में शिक्षा पे 1 लाख देने का प्रावधान हो गया। ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले चार्टर एक्ट की तरफ, जो कि है चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और 1833 के चार्टर एक्ट में ही
मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। और यहाँ पे कानून बनाने की शक्ति केंद्र में केंद्रित कर दी गई थी। मतलब 1833 के एक्ट के थ्रू जो भी कानून बनाने की शक्ति थी वो केंद्र में केंद्रित हो गई थी, अर्थात ब्रिटिश संसद के थ्रू के यहाँ चली गई थी। और 1833 के चार्टर एक्ट में ही सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया, इसलिए इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। तो ये लागू नहीं हो पाया था। मतलब प्रावधान तो किया गया था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध कर दिया, इस वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। फिर 1833 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही दास प्रथा का अंत कर दिया। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्ट की तरफ, जो कि है चार्टर एक्ट 1853, मतलब अंतिम चार्टर। इसमें प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल की परिषद को विधान परिषद बनाया जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद को विधान परिषद बनाया गया तथा पहली बार विधायिका में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति मिली, जो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। जो पहले भारतीय जो विधायिका में प्रवेश कर पाए थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि 1863 में नियुक्त हुए थे। और इसी 1853 के एक्ट के थ्रू ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती खुली परीक्षा से करने का प्रावधान किया गया, जो कि परीक्षा लंदन में होती थी। और इसने पहली बार 1853 का चार्टर एक्ट था उसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया तथा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य, 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो आज हमने देखा भारत में जो ब्रिटिश शासन थी उसके आधे टाइम पीरियड को, मतलब जो कंपनी का शासन था उसको हमने देखा। कल हम पढ़ेंगे इसके सम्राट के शासन को, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप आप सब मुझे सजेशन दीजिए कि और किस टॉपिक में मैं वीडियोस बनाऊं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और जो भी कमी हो उसे प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।